हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। इसका नाम है पॉलीमर। क्या नाम है? पॉलीमर। ठीक है। पॉलीमर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम लोग घिरे हुए हैं, है ना। हमारे चारों तरफ पॉलीमर भरे पड़े हैं। हम जो ड्रेस पहने हुए हैं ये भी पॉलीमर के बने हुए हैं। ठीक है। हमारा जो पानी का टंकी होता है, पीवीसी पाइप जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पॉलीमर का बना हुआ है। जैसे पॉलीथीन, देख लीजिए पॉलीथीन। आजकल पॉलीथीन के बिना हम लोग एक कदम नहीं चल पाते हैं। जहाँ देखिए पूरा पॉलीथीन भरा पड़ा है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, रबर एक पॉलीमर है। ठीक है। तो पॉलीमर का हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉलीमर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर शब्द जो है ये दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना हुआ है, पॉली और मर, है ना। पॉली और मर, इन दोनों के मिलने से क्या बना हुआ है? पॉलीमर बना हुआ है। पॉली और मर ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट, या हम लोग पार्ट भी बोल सकते हैं। तो पॉली का मतलब हो गया मेनी और मर का मतलब हो गया यूनिट या पार्ट। तो पॉलीमर का मतलब क्या होगा? पॉलीमर का मतलब हो गया मेनी यूनिट या मेनी पार्ट। तो हम क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी यूनिट्स, है ना। बहुत सारे इकाइयों का एक कॉम्बिनेशन होता है पॉलीमर। बहुत सारे इकाइयों का, छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। जैसे अगर हम दीवार की बात करें तो बहुत सारे ईंटों के मिलने से दीवार बनता है। तो ईंट को हम क्या कहेंगे? स्मॉल यूनिट, और दीवार को हम क्या कहेंगे? बिग यूनिट। तो ईंट हो गया हमारा स्मॉल यूनिट, उनके बार बार रिपीट करने से हमारा दीवार का निर्माण होता है। तो दीवार को हम कहेंगे पॉलीमर और ईंट को हम कहेंगे मोनोमर। जिससे कोई पॉलीमर बनता है उसको मोनोमर कहा जाता है। जैसे अगर आपको हम एग्जाम्पल से समझाएं तो हम लोग पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीथीन जो है वो इथीन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। अगर हम ओल्ड नेम की बात करें तो इसको इथाइलिन कहा जाता है ना। अगर हम इथाइलिन का उचित कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो हमारा पॉलीइथीन का निर्माण होगा। जो हमारा पॉलीमर बनता है उसमें मोनोमर की जो संख्या होती है स्टूडेंट्स, वो कम से कम 100 या उससे अधिक होना चाहिए। 100 से कम की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जो पॉलीमर बनता है उसमें मोनोमर की संख्या कम से कम 100 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इथीन का मॉलिक्यूल N लेते हैं। N हमारा यहाँ 100 से अधिक है। तो इथीन के N मॉलिक्यूल के बार बार मिलने से हमारा पॉलीथीन बनेगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इथीन का एक मॉलिक्यूल हुआ, ये हो गया इथीन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये इथीन का तीसरा मॉलिक्यूल है, और ये चौथा मॉलिक्यूल। इस प्रकार से इथीन के यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब क्या होगा? ये बॉन्ड खुलेगा और यहाँ बॉन्ड खाली होगा। ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ और यहाँ बॉन्ड खाली होगा। फिर ये और ये आपस में मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बॉन्ड हमारा वैकेंट होगा, अगला इथीन का मॉलिक्यूल। फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड खाली होगा। ठीक है। फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि इस प्रकार से मेरा इसका जो चेन है वो लंबा होते जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ये जो चीज है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग पॉलीमर के फॉर्मूला को इस प्रकार से ना लिख करके इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। हम इसको यहाँ से और यहाँ से मिटा देंगे, और जो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे। ये हमारे पास कितने बार रिपीट करेगा? n टाइम्स। क्योंकि इथीन हम यहाँ पर n लिए हुए हैं। अगर हम इसको 100 लेंगे तो ये मेरा 100 बार रिपीट करेगा। अगर हम इसको 200 लेंगे तो ये मेरा 200 बार रिपीट करेगा। यहाँ पे हम कितना बार लिए हैं बच्चों? n बार। तो ये मेरा कितना बार रिपीट करेगा? n। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ होल N कर देंगे। इसका नाम इथीन था, तो इसका नाम क्या होगा? जनरली पॉलीमर को जो नाम होता है वो मोनोमर के नाम से ही लिखाता है, बस मोनोमर के नाम के पहले हम लोग पोली वर्ड लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन। इसको हम कहें, ये हो गया हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल। क्या हो गया मेरा? ये स्मॉल मॉलिक्यूल। और ये मेरा क्या हो गया? बिग मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल। इस बिग मॉलिक्यूल को ही कहा जाता है पॉलीमर, और इस स्मॉल मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? मोनोमर। मोनोमर का यहाँ जो संख्या है बच्चों, यहाँ जो N है वो कम से कम 100 या उससे ज्यादा होगा। और ये जो हमारा बिग मॉलिक्यूल है इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास कम से कम 10 के पावर 3 से लेकर के 10 के पावर 7 AMU के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमर और इसे हम कहेंगे पॉलीमर। ये इथीन है, ये हमारा पॉलीथीन है। मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है पॉलीमेराइजेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो इसको देख करके हम लोग पॉलीमर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पॉलीमर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि a polymer is a big molecule, a polymer is a big molecule। केमिस्ट्री में बिग मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। a polymer is a big molecule formed by the combination of a large number of small molecules। तो a polymer is a big molecule formed by the combination of a large number of small molecule। मतलब पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत अधिक संख्या में छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ने के द्वारा बनता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अ पॉलीमर हैज हाई मोलिकुलर मास, हाई मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 10 to the power 7, 3 to 10 to the power 7 AMU। ठीक है, मोनोमर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोनोमर का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? The small molecule, the small molecules which combined together to form a polymer are called monomers। तो मोनोमर्स की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइंड टुगेदर, है ना, वे छोटे मॉलिक्यूल जो एक साथ जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? टू फॉर्म अ पॉलीमर, एक पॉलीमर बनाने के लिए। आर कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मोनोमर का पॉलीमर में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का परिभाषा क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर बाय इट्स मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 शब्दों को जाने स्टूडेंट्स। पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है। तो पॉलीमर क्या होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल के बार बार रिपीट करने से बनते हैं। मोनोमर क्या है? वे छोटे मॉलिक्यूल जिनसे हमारा एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन क्या है? मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल में आप इसे लिख लो।
ठीक है। ये इथिन से मेरा क्या बन रहा है, पॉलीथीन। इथिन से पॉलीथीन के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपको हम PDF सेंड किए होंगे तो आप उसे लिख भी लिए होंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स विथ देयर मोनोमर्स। अभी हम कुछ पॉलीमर का एग्जांपल लिखेंगे उसके मोनोमर के साथ। जो बाएं तरफ लिखा हुआ रहेगा सो मोनोमर होगा और जो दाहिना साइड लिखा हुआ रहेगा सो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर। चलिए कुछ हम लोग नेचुरल पॉलीमर लेते हैं, जैसे हमारा स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमर है। ये किससे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज के पहले अल्फा और डी क्यों लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हम लोग बायो मॉलिक्यूल में जानेंगे, ठीक है। ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो अल्फा ग्लूकोज है। सेलुलोज, सेलुलोज भी हमारा एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है बीटा डी ग्लूकोज। आप डी हटा के भी लिख सकते हो, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज, है ना। फिर हमारा प्रोटीन, प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है एमिनो एसिड्स। ये दोनों बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियिक एसिड, न्यूक्लियिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लियिक एसिड। तो न्यूक्लियिक एसिड के जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, है ना। हमारा स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लियिक एसिड सब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है, जिसमें एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल में। खाली अभी आप इतना जानिए कि ये पॉलीमर है और ये उनके मोनोमर है। इसी प्रकार से हमारा नेचुरल रबर, नेचुरल रबर भी एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई, इनको बोलते हैं आइसोप्रीन। इसके बाद एक हमारा पॉलीमर है नाइलॉन, नाइलॉन 6, इसका मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, है ना। इस तरह से बहुत सारे मोनोमर हैं, बहुत सारे पॉलीमर हैं, ठीक। इतने हम इन सारे के बारे में हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर बताएंगे, जो मोनोमर है उनका भी स्ट्रक्चर बताएंगे। सबको हम लोग आगे चल के हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये मोनोमर और कुछ पॉलीमर है, ठीक है, एटसेट्रा कर दिए हैं, यहाँ तक लिखिए आप लोग। आगे हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग डीपी लिखते हैं, चाहे डीओपी भी लिखा रह सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर में उपस्थित मोनोमर की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अभी हम क्या बताए थे कि मोनोमर की संख्या 100 या उससे अधिक होगा पॉलीमर में। तो मोनोमर की संख्या 100 है कि 200 है कि 50 है, 150 है कि 500 है कि 1000 है, कितना मोनोमर पॉलीमर में मौजूद है उस संख्या को ही कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसका डेफिनेशन है, it is defined as the number of monomer units present in a polymer। एक पॉलीमर में उपस्थित मोनोमर इकाइयों की संख्या के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। मैथमेटिकली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, यहां पर वेट भी लिखा हुआ रह सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर। अगर हम पॉलीमर के मास को मोनोमर के मास से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक टोकरी में आम रखा हुआ है, टोकरी में क्या रखा हुआ है,
आम रखा हुआ है, और इसमें कितना आम रखा हुआ है हम लोग को नहीं पता, लेकिन इस पूरे टोकरी का मास हम लोगों को पता है। मान लीजिए पूरे टोकरी का मास कितना है, 5000 ग्राम। और चलिए मान लेते हैं कि एक आम का मास कितना है, 50 ग्राम। सारे इस टोकरी में जितने भी आम रखे हुए हैं सभी का मास बराबर है, सभी 50-50 ग्राम के आम रखे हुए हैं। तो बच्चों अगर हमको एक आम का मास पता है और पूरे टोकरी का मास पता है, तो क्या इस टोकरी में कितने आम रखे हुए हम बता सकते हैं? बताइए कितना होगा? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। अगर हम लोग 5000 ग्राम को 50 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 500। मतलब इस टोकरी में 500 पीस आम रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम होगा टेट्रा फ्लोरोइथीन। 4 बार फ्लोरीन है तो टेट्रा फ्लोरो, और 2 कार्बन को हम इथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, टेट्रा फ्लोरोइथीन। अगर बच्चों इसका हम लोग क्या कराते हैं, पॉलीमेराइजेशन, है ना। इसका अगर हम पॉलीमेराइजेशन करवाएंगे, चलिए इसका हम लोग n मॉलिक्यूल लिए हुए, n मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये मेरा n टाइम्स रिपीट करेगा। इसका नाम क्या होगा, इसके नाम के पहले यहाँ पर पोली लगा दीजिए। क्या नाम हो जाएगा इसका, पोली टेट्रा फ्लोरोइथीन। हम इसका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 12 दूनी 24 हो गया, और फ्लोरीन का होता है 19, और 2 और 2 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूना 36, 4 का 4 और 3 7, 76 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, है ना। यहाँ पर टेट्राफ्लोरोइथीन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, 100, और इसका मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए हम लोगों को दिया हुआ है 1,20,000। कितना दिया हुआ है, 1,20,000। तो हमको पॉलीमर का मास दिया हुआ है, मोनोमर का मास हम निकाल लिए, तो क्या हम n की संख्या निकाल सकते हैं? क्या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का वैल्यू निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। इसलिए dp बराबर क्या हो जाएगा, मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मोलेकुलर मास ऑफ मोनोमर। तो पॉलीमर का मास कितना दिया हुआ है, 1,20,000, और मोनोमर का मास कितना, 100, तो कितना है वैल्यू, 1200। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलीमर के मास को मोनोमर के मास से डिवाइड करेंगे तो उस पॉलीमर में मोनोमर का कितना यूनिट इन्वॉल्व हुआ है, कितना यूनिट रिपीट हुआ है, इस संख्या को निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार बताना आपको हम भूल गए कि पॉलीमर हमारे बिग मॉलिक्यूल होते हैं। बिग मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि सारे के सारे पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, बिग मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। तो नोट कैसे लिख लीजिएगा, है ना, कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रो molecules but all the micromolecules are not polymers। इसको समझाने के लिए हम लोग क्लोरोफिल के एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। क्लोरोफिल, आप लोगों को पता है क्लोरोफिल, इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, पेड़ के पत्तों में पाया जाता है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72O5 नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल के फॉर्मूला में 55 कार्बन है, मतलब बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारे एटम है। ठीक है, तो ये मेरा एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन क्लोरोफिल में कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं होता है। पॉलीमर वो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसके पास रिपीटिंग यूनिट नहीं होगा।
अगर एक ही जैसा यूनिट बार बार रिपीट कर रहा है और उसके बार बार रिपीट करने से अगर कोई बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसको हम कहेंगे पॉलीमर। लेकिन क्लोरोफिल में रिपीटिंग यूनिट नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल मेरा माइक्रो मॉलिक्यूल है लेकिन ये मेरा पॉलीमर नहीं है ना। क्लोरोफिल इट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल बट नॉट अ पॉलीमर। ये माइक्रो मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये पॉलीमर हमारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पॉलीमर के प्रकार के बारे में। तो पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। तो हमारे नीचे हेडिंग होगा कि पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? नंबर 1 होमो पॉलीमर्स और नंबर 2 क्या है? कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स को हम लोग हेट्रो पॉलीमर्स भी बोलते हैं या इसको मिक्स्ड पॉलीमर्स भी कहा जाता है। हेट्रो पॉलीमर्स या मिक्स्ड पॉलीमर, है ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे पॉलीथीन का। तो बच्चों अगर हम पूछे कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या कौन होगा तो आप बोलोगे इथीन, क्योंकि इथीन से मेरा पॉलीथीन बना हुआ है। तो पॉलीथीन का सिर्फ एक मोनोमर है, इथीन। तो वैसे पॉलीमर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का मोनोमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमो पॉलीमर। लेकिन कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिसमें मोनोमर दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो वैसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर एक से अधिक प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वो ऐसे पॉलीमर को कहा जाता है कोपॉलीमर। अब एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग होमोपॉलीमर के बारे में जानते हैं। हेडिंग दीजिए होमो पॉलीमर्स। डेफिनेशन लिखिए, द पॉलीमर्स which are formed by only one type of monomer unit are called homopolymers. The polymers which are formed by only one type of monomer units are called homopolymers. ये कुछ होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीमर्स, है ना। इधर पॉलीमर है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6, नेचुरल रबर, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम लोग PAN शॉर्ट में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, पैन। चलिए सारा एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर हम पॉलीथीन की बात करेंगे तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है। इसके बार बार रिपीट करने से बनता है पॉलीइथीन, है ना। ये इथीन, ये हो गया हमारा पॉलीइथीन। इसका नाम क्या है? इथीन। तो इसका नाम क्या होगा? पॉलीइथीन। एक चीज और, इथीन का ओल्ड नेम होता है इथाइलिन। क्या नाम होता है बच्चों? इथाइलिन। तो पॉलीथीन को, अच्छा पॉलीथीन लिखते समय यहाँ पर Y और E साथ में लिखते हैं, E को हटा देते हैं हम लोग, तो पॉलीथीन को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन पॉलीइथाइलिन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इथीन को पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इथीन का ओल्ड नेम क्या होता है? इथाइलिन। तो इथाइलिन के पहले पोली लगा दीजिए, पॉलीइथाइलिन। इसके बाद पॉलीप्रोपीन, है ना, इसका एक नाम होता है इथाइलिन, इसलिए इसको पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों प्रोपीन है ना। अगर हम इसको हटा करके यहाँ पे अगर हम CH3 कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ये प्रोपीन है।
ये हो जाएगा मेरा प्रोपीन का पॉलीमर, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, है ना। फिर यहाँ पर प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी कहा जाता है, प्रोपीन को प्रोपाइलिन भी कहा जाता है, तो इसका नाम पॉलीप्रोपाइलिन भी है, पॉलीप्रोपाइलिन। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग ओल्ड सिस्टम में प्रोपाइलिन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। जो मोनोमर का नाम है उसका नाम के पहले सिर्फ पॉली लगा देना है। तो देखिए पॉलीथीन का सिर्फ एक ही मोनोमर है, इथीन। पॉलीप्रोपीन का भी सिर्फ एक ही मोनोमर है, प्रोपीन। तो वैसा पॉलीमर जिसमें एक ही मोनोमर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। पॉलीस्टाइरीन, देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक कार्बन पर बेंजीन का रिंग लगा हुआ रहेगा, तो इसको कहा जाता है स्टाइरीन। तो इससे जो हमारा पॉलीमर बनेगा उसका नाम क्या होगा, पॉलीस्टाइरीन। बस यहाँ पे सिर्फ हमको बेंजीन का रिंग लगा देना है, इसका नाम होगा पॉलीस्टाइरीन। तो इसका भी सिर्फ एक ही मोनोमर है। एक्राइलोनाइट्राइल, जहाँ पे बेंजीन का रिंग है, अगर यहाँ पे Cl लगा दिया जाए तो इसको कहा जाता है एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको, एक्राइलोनाइट्राइल। और इससे जो हमारा पॉलीमर बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल के पहले पॉली लगा देना है। विनाइल क्लोराइड, आप लोग सभी बच्चों को याद होगा कि अगर हम लोग यहाँ Cl लगाएंगे तो इसको कहा जाता है विनाइल क्लोराइड, तो इसको हम कहेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड। कैप्रोलैक्टम, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नायलॉन 6 एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर का नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ H, और बाकी यहाँ CH2 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 CH2। एक कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला है, ये मोनोमर है नायलॉन 6 का। फिर नाइट्रोल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। देखिए आइसोप्रीन ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 कार्बन होगा, पहला और तीसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा हुआ रहेगा CH3, बॉन्ड पूरा कर दीजिए, CH2 H CH2। इसका आयोटिक नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, इसी को हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। बस हल्का हल्का आपको हम इसलिए बता दिए, है ना, इसके बारे में हम लोग कॉपी में आपको दिखाएंगे आगे डिटेल से। यहाँ पे देखिए जितने भी पॉलीमर हैं इन सभी का सिर्फ एक मोनोमर है। तो वैसा पॉलीमर जिसका सिर्फ एक ही मोनोमर होता है, वैसे पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। ठीक है, और जिसमें एक से अधिक मोनोमर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। तो यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोपॉलीमर का डेफिनेशन लिखेंगे। ये 1 का एग्जाम्पल था। नंबर 2 लिखिए, कोपॉलीमर्स, या इसको हम मिक्स्ड पॉलीमर या इसको हेटेरोपॉलीमर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, द पॉलीमर्स which are formed by more than one type of monomers are called copolymers. The polymers which are formed by more than one type of monomers are called copolymers. ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोपॉलीमर्स। एक तरफ लिखते हैं हम लोग मोनोमर्स, और एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, पॉलीमर्स। ठीक है, नंबर 1 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। देखिए 2 मोनोमर हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। इन दोनों से जो पॉलीमर बनता है इसका नाम है नायलॉन 6
नायलॉन 6 ठीक इसी प्रकार से नंबर 2 है ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टाइरिन। इससे जो पॉलीमर बनेगा इसका नाम है ब्यूना एस। इससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम क्या है? ब्यूना एस। नंबर 3 ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस एक राइलोनाइट्राइड। इन दोनों से जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है ब्यूना एस, ब्यूना एन। ठीक है, इन सबका स्ट्रक्चर आपको आगे बताया जाएगा। एक हमारा पॉलीमर है टेरिलीन। जिसको लोग डायक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको लोग डायक्रॉन भी बोलते हैं, टेरिलीन, है ना। ये भी 2 मोनोमर से बना हुआ है। एक का नाम है टेरेप्थाइलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकॉल। नाम में थोड़ा थोड़ा उसका अंश है। एक का नाम है टेरेप्थाइलिक एसिड और एक हमारा है इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए TER से मेरा टेरे है ना। यह PH का उच्चारण जो होता है बच्चों साइलेंट होता है, वैसे इसको टेरेप्थाइलिक एसिड नहीं बोलते हैं, टेरेथाइलिक एसिड। टेरेथाइलिक PH का उच्चारण नहीं करते हैं, टेरेथाइलिक एसिड। ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल यह इन है तो इनसे हमको इथाइलिन ग्लाइकॉल का इंडिकेशन हो जाएगा। फिर हमारा एक है ग्लिप्टल। क्या है बच्चों? ग्लिप्टल, है ना। टल से मेरा आ जाता है थाइलिक एसिड। और यहां से आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। GLY से ग्लाइकॉल और TL से थाइलिक। इसमें थोड़ा गलत है, यहाँ PH पैथाइलिक एसिड। तो PH का जो उच्चारण होता है वो साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सब हमारे पॉलीमर है, लेकिन इन सारे पॉलीमर में दो मोनोमर में दो मोनोमर है। देखिए दो मोनोमर हेक्सामेथाइलिन डायमैन एडिपिक एसिड, यहाँ ब्यूटा 1,3 डाइन स्टाइरिन, ब्यूटा 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल और टेरेथाइलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, थाइलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर की संख्या एक से अधिक होगी उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर, और जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होगा उसे हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। इसमें एक और एग्जांपल बहुत फेमस है, वो है हमारा बैकेलाइट। ये हमारा बना हुआ रहता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल लिखा है कोपॉलीमर का। आगे इन सारे पॉलीमर को हमको एक एक करके पढ़ाई करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय किया गया है। जैसे उसके सोर्स के आधार पर, मतलब पॉलीमर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर। फिर पॉलीमर के स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर पॉलीमर के चेन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो काम कर रहा है पॉलीमर के चेन के बीच में, उसके आधार पर। और फिर उसके सिंथेसिस के आधार पर, उसको तैयार करने के तरीके के आधार पर। तो देखिए सोर्स के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर भी पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं: लीनियर पॉलीमर, जिसको हम लोग 1 डायमेंशनल चेन पॉलीमर भी बोलते हैं। नंबर 2 है हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर या 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। और नंबर 3 है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको नेटवर्क पॉलीमर और 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर भी कहा जाता है। अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर पॉलीमर के चेन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर
और थर्मोसेटिन पॉलीमर, ठीक है। और सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर को तैयार करने के प्रक्रिया के आधार पर पॉलीमर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इन सारे पॉलीमर्स के हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन के आधार पे। तो नंबर ए हम लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन या सोर्स कॉमा पॉलीमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? तीन प्रकार के। नंबर वन नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि जो पॉलीमर हमें नेचर से प्राप्त होंगे। नेचर का मतलब हो गया एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? क्या करते हैं? these polymers are obtained from natural sources, ब्रैकेट में एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहां पर नेचुरल सोर्स का तात्पर्य हमारा एनिमल और प्लांट से है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे हमारा स्टार्च कॉमा प्रोटीन्स, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर, सिल्क। देखिए बच्चों, सिल्क भी हमारा नेचुरल पॉलीमर है। जो लार्वा का जो कोकुन बोलते हैं नहीं, जो लार्वा का जो कोकुन होता है उनसे हमारा सिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो these polymers are obtained from natural sources जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जांपल आपको याद रखोगे ये कौन कौन सा पॉलीमर हमारा नेचुरल पॉलीमर है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 हमारा क्या आता है? सिंथेटिक पॉलीमर। नंबर 2 हमारा क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक को हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर भी बोलते हैं। नंबर 2 हमारा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसका हिंदी होता है कृत्रिम, है ना। दीज आर मैन मेड polymers which are prepared in laboratories। जिनको कहाँ तैयार किया जाता है? लेबोरेटरीज में, ठीक है। These are man-made polymers which are prepared in laboratories। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन जिनको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, है ना। प्लास्टिक सबसे जरूरी चीज, इसके बिना हम लोग एक कदम आगे नहीं चल सकते, है ना। पॉलीथीन, प्लास्टिक। फिर हमारा पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हमारा पानी का टंकी है या जो हमारा पानी टंकी से जो पाइप से होते हुए पानी हमारे नल तक पहुंचता है उसको हम लोग पीवीसी पाइप बोलते हैं। देखिए आपका प्लम्बर का मिस्त्री बोलता भी होगा पीवीसी पाइप, ठीक है। तो ये पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारा आर्टिफिशियल है। इसके बाद ब्यूना एंड नियोप्रीन, ये सब आर्टिफिशियल रबर है। ब्यूना एंड नियोप्रीन, ये सब आर्टिफिशियल रबर है। ये सब लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं ना। तो मैन मेड पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए डेफिनेशन एग्जांपल लिख लीजिए। नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों? नंबर 3 हमारा सेमी सिंथेटिक। नंबर 3 क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अर्ध कृत्रिम, है ना। मतलब
ये नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं, लेकिन नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे बच्चों जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो हमारा रबर के पेड़ से प्राप्त होता है उसके लैटेक्स से, उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होता है। नेचुरल रबर चिपचिपा होता है, ठीक है, वो स्टिकी होता है, वो कम लचीला होता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में ख़राब हो जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान में भी वो ख़राब हो जाता है। मतलब उसका कम टेम्परेचर रेंज में ही वो अच्छे से काम करता है। जहाँ टेम्परेचर रेंज इंक्रीज करता है, जहाँ टेम्परेचर लो हुआ या टेम्परेचर हाई हुआ तो वह अपने इलास्टिसिटी को खो देता है। तो नेचुरल रबर जो होता है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, उसको ज़्यादा हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल रबर के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर 3 से 4% सल्फर मिला करके एक नए प्रकार का रबर तैयार किया जाता है बच्चों, जिसे कहा जाता है वल्कनाइज रबर। तो वल्कनाइज रबर किससे प्राप्त हुआ? नेचुरल रबर से। नेचुरल रबर एक नेचुरल पॉलीमर है, उसमें हम लोग हल्का सा लेबोरेटरी में कुछ चेंज कर दिए, सल्फर मिला दिए, और तब जो रबर प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे वल्कनाइज रबर। तो वल्कनाइज रबर को हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक रबर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होगा? These are modified derivatives of natural polymers। नेचुरल पॉलीमर के ही ये रूपांतरित उत्पाद है, नेचुरल पॉलीमर से ही प्राप्त किए हुए ये उत्पाद हैं। इनका एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर। इसके बाद देखिए बच्चों, सेलुलोज हमारा नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन सेलुलोज में एसीटेट मिला करके जो नया पॉलीमर प्राप्त होता है उसको कहा जाता है सेलुलोज एसीटेट। इसी पर इसको रेयॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेयॉन। फिर सेलुलोज नाइट्रेट एटसेट्रा। तो सेलुलोज में एसीटेट मिला दिया गया, सेलुलोज का नाइट्रेट डेरिवेटिव, इन सब पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो हम, इसके आगे का जो पढ़ाई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद।